तो हम पढ़ रहे थे वेक्टर। ठीक है, अभी तक हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वेक्टर क्या होता है, कहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वेक्टर की, उसका एडिशन किस तरह से होता है, उसके रिप्रेजेंटेशन क्या है, लिखने का तरीका। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि देखिए वेक्टर की ना दो कैटेगरी होती हैं। एक हमारे पास होता है पोलर वेक्टर और एक होता है नॉन पोलर वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनका कि हमें ये पता हो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मीन्स जिसके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, इनिशियल पॉइंट हो। ठीक है, दोज हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि हमारे पास फोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स, हमें पता होता है कि फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इतना फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी हम जानते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो उसका इनिशियल पॉइंट हमें पता होगा। वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ये सारे क्या हैं, पोलर वेक्टर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नॉन पोलर, कहते हैं कि नॉन पोलर वेक्टर कहाँ आता है, ये रोटेशनल मोशन में आता है। ठीक है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लगता है, जहां मर्जी आप इसको स्टार्ट कर लीजिए जहां से। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है, ठीक, टॉर्क है, एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, ये रोटेशनल मोशन में यूज होने वाली टर्म्स है। देखिए जो टॉर्क है वो रोटेशन मोशन में, मीन्स रोटेशन मोशन किस वजह से होती है, टॉर्क की वजह से। उसमें एंगुलर वेलोसिटी आएगी, उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन आएगा, उन सब की क्या होगी, डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कहाँ लगेगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो ये रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इसमें, वो तो आगे चल के जब फिजिकल क्वांटिटी जैसे एंगुलर आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टॉर्क, उनके हम अलग अलग डायरेक्शन से निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से निकलेंगे वो। जैसे ये ऐसे जा रहा है ना, तो थंब ऊपर की तरफ है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रहा होता तो डाउनवर्ड हो जाती। तो इस तरह से हमारे पास दो कैटेगरी होती है वेक्टर की, एक पोलर और एक नॉन पोलर होती है। ठीक है, अब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें, अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे वेक्टर के, मीन्स कि कितने टाइप के, कैसे कैसे वेक्टर हमारे पास होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर कह सकते हैं उनको, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हमारे पास होता है बहुत ही सिंपल एक टर्म, इक्वल वेक्टर्स, या मैं इसको सारे एक ही में कर देंगे, इसमें लिखेंगे इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, देखिए दो वेक्टर ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, अपोजिट वेक्टर। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ओके, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसमें ना वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इन सबकी डायरेक्शन क्या है, पैरेलल, मीन सेम डायरेक्शन है। ए वेक्टर लगा लो, इसको बी कह दो, सी वेक्टर, तो ए बी सी एंड डी आर पैरेलल वेक्टर्स। ये वेक्टर क्या है,
पैरेलल वेक्टर हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर इसी का स्पेशल केस बनाए कि ये वेक्टर देखिए पैरेलल भी है और साथ में इनका जो लेंथ है एरो का वो इक्वल है, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है, तो ये क्या आ जाएंगे, इनको बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अगर ये ऐसा हो जाए हमारे पास कि एक वेक्टर ये हो जाए और एक वेक्टर ये, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओके। तो फर्क क्या है इसमें कि जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो दोनों डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए बीच में क्या लग जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं B इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ A, क्या कह सकते हैं हम इसको, B इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ A। ठीक है, तो B हमारे पास नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इसका देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है कि कुछ जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर A था, मैंने A को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया वेक्टर B। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, एक तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन तो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है, मल्टीप्लीकेशन किसी वेक्टर का स्केलर के साथ। तो ये ऊपर वाला मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, इसी का है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक स्केलर ने वेक्टर से मल्टीप्लाई किया हमने स्केलर को, तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, बट इसमें डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम। इन अबोव एग्जांपल या अबोव केस when we multiply a scalar lambda with vector A, then lambda A is equal to will be B vector is having greater magnitude than A but in the same direction। बट इन द सेम डायरेक्शन। कुछ समझ में आया? जब हमने वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक नया वेक्टर मिल गया, ठीक है। नया वेक्टर मिला, उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर से ज्यादा था, तो हमने उसका नाम रख दिया बी वेक्टर, ठीक है। उस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ज्यादा है ए से, लेकिन उसकी खास बात एक क्या है कि उनकी डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम, क्योंकि हमने प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम उसको माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो ये माइनस हो जाएगा फिर। इफ ए इज मल्टीप्लाई बाई माइनस लैम्डा, if a vector is multiply by minus lambda, then we get b vector is equal to minus lambda a। ये मिलेगा ना हमें। तो ये जो b है ये a से ज्यादा है, बट साथ साथ में डायरेक्शन भी क्या उसकी अपोजिट है। मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर a और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस लैम्डा a वेक्टर। मीन्स a एंड b आर अपोजिट। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना इसका, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी।
ए की इधर थी तो बी की इधर है, क्योंकि बी कब बना, जब माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई किया। इस केस में ए भी वहीं था और बी भी उसी तरफ आ गया, लेकिन मल्टीप्लाई वहां भी लेमडा से किया, लेकिन हमने लेमडा यहाँ पे क्या लिया है, प्लस, और यहाँ पे क्या लिया है, माइनस, नेगेटिव। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, अच्छा ये पैरेलल, ये वाला एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं इसको। देखिए एंटी पैरेलल, क्लियर। और अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, देखिए एक और कर देते हैं, ये है ऐसे ए और ये है बी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू है माइनस बी, इसको हम कहेंगे इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ओके, तो हुआ क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट हमें दिया हुआ है कि एक वेक्टर इधर है एक इधर है, दोनों की लेंथ जो है एरो की क्या इक्वल है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन क्या है उनकी अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें थर्ड नंबर पे देखिए कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर, वो वेक्टर सारे कोप्लेनर होंगे जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। The vectors are said to be coplanar if they all lies in the same plane। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमने इसमें कोई डायरेक्शन नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है ए बी और सी के अंदर, क्या खास बात नजर आ रही है ए और बी सी में, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, बट जो सेम थिंग इन तीनों में एक कॉमन चीज है वो क्या है, ये तीनों एक इस बोर्ड प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये भी इधर, ये इधर, ये इधर, कोई इधर नहीं है, कोई उधर नहीं है, समझ गए ना। मीन्स ये जो सारे के सारे हमारे पास तीनों के तीनों वेक्टर हैं वो क्या हैं, कोप्लेनर हैं, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। कौन से प्लेन में, फिलहाल बोर्ड प्लेन में ये। ठीक है, द ए B and C are coplanar vector, are coplanar vector। ठीक है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर हमारे पास का मतलब यह है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, को इनिशियल मतलब एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो। को इनिशियल वेक्टर, those vector having the same starting point, those vector having the same starting point। ओके, जैसे हमारे पास ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट यही है ओ, तो ए बी सी क्या हो गए, आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो को टर्मिनल भी होते हैं, एक वेक्टर यहां से आया, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे आके मिले ना तीनों, ए बी सी, इसका नाम दे दो। ये को इनिशियल नहीं है, ये क्या है, को टर्मिनल वेक्टर्स।
को टर्मिनल वेक्टर्स। ठीक है, ये सारे कहाँ क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आके एंड हो रहे हैं, एंड्स एट ए सिंगल पॉइंट। क्लियर बात? तो ध्यान से देखिए इनको। को इनिशियल का मतलब क्या है, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और को टर्मिनल मतलब जो एक ही पॉइंट पे आके एंड हो रहे हैं। ओके, आगे इसमें हमारे पास है को लीनियर वेक्टर, शायद 5th था हमारा ये नंबर। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं एक तरह से। वैसे भी देखिए, वो वेक्टर जो एक ही लाइन के एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में तो नहीं कह सकते, एक ही लाइन के अलोंग लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। दोज वेक्टर्स which lies along a line having angle 0 डिग्री और 180 डिग्री। उनके बीच अगर 0 डिग्री एंगल है तब भी वो कोलिनियर है, और अगर 180 मतलब अपोजिट है। कहने का मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं उनको हम। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कहेंगे पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, उनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे हम। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है एक जीरो वेक्टर। जीरो और उस पे वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, देखिए, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि वेक्टर भी है और मैग्नीट्यूड जीरो है। तो ऐसा होता है, देखिए पहले लिखिए इसमें, द वेक्टर विच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, and any arbitrary direction, आर्बिट्रेरी का मतलब है कि आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझिए इसको इस एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर से फोर्स लगा है 5 न्यूटन और इधर से लगा है 5 न्यूटन। ये F2 है और ये F1 है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट वो हमारे पास होगा F इज इक्वल टू F1 माइनस F2, चाहे F2 माइनस F1 करिए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। बताइए आंसर क्या आएगा, जीरो। नॉट ओनली जीरो बट जीरो न्यूटन। याद है ना डायमेंशन वाला किस्सा, जहां हम कहते थे केजी में से अगर केजी सब्ट्रैक्ट करोगे तो केजी ही बचेगा, मतलब 2 केजी में से अगर 1 केजी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 केजी बचेगा ना, मीटर तो नहीं बचेगा। और अगर हम कहें कि केजी में से इतने ग्राम सब्ट्रैक्ट करो तो नहीं होंगे, उनको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे न्यूटन था, क्लियर, तो 5 न्यूटन में से 5 न्यूटन जाएगा तो 0 न्यूटन बचेगा ना अभी भी। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक तरह का, देखिए वेक्टर लगाइए इस पे, ये हमारे पास क्या है, एक तरह का जीरो न्यूटन जीरो वेक्टर है ये। आप सोचेंगे अब इसके डायरेक्शन देखिए,
इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0, मतलब कोई इफेक्टिव फोर्स है ही नहीं। तो डायरेक्शन किधर होगी, जैसे आपकी मर्जी, चाहे आप इधर कंसीडर कर लीजिए चाहे इधर, अगर हम ये कहें उधर कंसीडर करें कर लीजिए, आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन लॉजिक ये कहता है या तो नेट डायरेक्शन इधर मिलती या इधर मिलती, आप इनमें से जो मर्जी चूज कर लीजिए, क्योंकि रिजल्टेंट तो 0 आया है ना, इक्वल थे। तो आप चाहिए कह दीजिए 0 वेक्टर इधर है या फिर कह दीजिए इधर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है नहीं, फिर फर्क ही क्या पड़ना है। ओके, नेक्स्ट है इसमें, इसके 2 टाइप बचे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इनको ध्यान से देखना। हमारे पास एक होता है यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, ठीक है। पूरे फिजिक्स में जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक ये यूनिट वेक्टर हमारे साथ रहेगा, ठीक है। देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज इसमें देखते हैं कि अगर कोई बोले यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, तो मैं यहां लिखता हूं यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन। आप कहेंगे कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है 3 यूनिट मैग्नीट्यूड है, ये इसका मतलब एक वेक्टर है 3 मीटर, हो सकता है 3 न्यूटन, कुछ भी है हमें नहीं पता। हमने कह दिया कि 3 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, क्लियर। हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग 3 पार्ट में 1, 2 और 3, ये देखिए अलग अलग 3 पार्ट बना लिए हमने, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो ये जो हमारे पास एक सिंगल पार्ट कोई भी ले लीजिए, ये क्या है हमारे पास, यूनिट। कितना, 1 यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल, तो ये क्या एक तरह का यूनिट वेक्टर है। मींस कहने का मतलब ये है कि जब किसी, देखिए ये 3 यूनिट को अगर हम, जो ये वेक्टर था ना, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, सिंगल तो बचेगा नहीं। मींस इसके 3 मैग्नीट्यूड, इसका 3 यूनिट था तो 3 से डिवाइड, 5 यूनिट है तो 5 से डिवाइड, 6 यूनिट है तो 6 से डिवाइड। मतलब यूनिट वेक्टर है एक तरह से वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इफ वी हैव ए वेक्टर देन देखिए 3 यूनिट वेक्टर था, उसको 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, यूनिट वेक्टर बचा ना, समझ गए। तो इसी तरह से हुआ क्या, यहाँ पे 3 यूनिट वेक्टर को 3 से डिवाइड किया, वेक्टर को उस 3 यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया, मींस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसका वेक्टर। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे, पिछले लेक्चर में बताया ना, ऐसे। और यूनिट वेक्टर का जो नोटेशन होता है वो होता है, जो सिंबल है ना ये, उसके ऊपर कैप लगा दीजिए। ए का यूनिट वेक्टर होगा ए कैप, और वो हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर है। जैसे मान लीजिए, इसी पे वापस आते हैं घूम के, कि जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट 1 है ना, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, और डायरेक्शन उसकी कुछ ना कुछ हो, ठीक है। द वेक्टर विच हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड या विच हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड हैज डायरेक्शन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसके पास क्या है, डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट वेक्टर को, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि ए वेक्टर, तो आप कहेंगे ए का मैग्नीट्यूड और साथ में ए कैप, यही तो है। कोई भी इक्वेशन हमारे पास हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं,
मैग्नीट्यूड है, और इस साइड ये ए कैप क्या है, ये भी एक वेक्टर है, तो इस भी साइड भी वेक्टर और इस साइड कोई भी वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए और उधर भी वेक्टर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों वेक्टर होने चाहिए। अब ये कह रहा है कि एक वेक्टर जो ए है, इसका क्या मतलब है कि ए मैग्नीट्यूड ए कैप के अलोंग एक्ट कर रहा है। क्या लिखेंगे, ए मैग्नीट्यूड ए कैप के अलोंग है, इसलिए कंप्लीट क्या बन जाता है, ए वेक्टर बन जाता है। क्लियर हुई बात। जैसे हम इसमें लिख दें कि इफ 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग along x डायरेक्शन, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन x कैप। देखिए 10 न्यूटन x कैप, इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 न्यूटन है x कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। x कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है किसके अलोंग लग रहा है, x डायरेक्शन में लग रहा है, x एक्सिस के अलोंग कह सकते हैं हम इसको। तो जब भी कोई मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे, एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे, वही क्या बन जाता है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करें तरीका कि आपके पास जो वेक्टर दिया हो वेक्टर को लिखिए और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड। बट अभी अभी हमने मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सीखा, वेक्टर की फॉर्म नहीं सीखी कि किस तरह से लिखा होगा, समझ गए ना। सिंपली अगर हमारे पास ये हो एक ये वाला, जैसे इफ F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ओके, ये क्या हमारे पास एक वेक्टर है, मैंने n कैप लगा दिया, राइट। तो जो n कैप है वो कैसे निकलेगा, वेक्टर वेक्टर क्या है 20 न्यूटन बाई 20, कहने का मतलब देखिए क्या आया 1 न्यूटन। तो अभी आप बस इतना, ये वही चीज है जो हमने उधर लिखी कि 20 न्यूटन जो भी कुछ था उसको हमने कितने से डिवाइड कर दिया, जो उसका जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता है, वापस देखिए ये हाँ वेक्टर ये था ना। ठीक है, तो एन कैप इसके साथ रहेगा, देखिए यूनिट वेक्टर क्या आ गया 1 न्यूटन एन कैप। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, बाकी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम अलग फॉर्म में, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक से सीखेंगे। देखिए यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, वो यूनिट वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, दीज आर those unit vectors which are mutually perpendicular to each other। इसका बेसिक हम ये समझ सकते हैं, लेकिन ये ऐसे यूनिट वेक्टर कौन से हैं, देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं x y z, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या x y z म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हाँ बिल्कुल ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये जो x एक्सिस है ना, इसकी जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लिखा जाता है जिसका नाम है आई कैप। आई कैप, आई कैप एक स्टैंडर्ड है, अगर कहीं भी आपको आई कैप मिलता है इसका मतलब जो भी वो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। उसके बाद जो y है उसको लिखा जाता है जे कैप, y के डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला यूनिट वेक्टर होता है जे कैप।
और z की डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला होता है k कैप, ठीक है। अब जब x, y और z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो i, j और k भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो हम इसमें लिख सकते हैं हेंस यूनिट वेक्टर्स अलोंग यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप, k कैप अलोंग x, y and z axis respectively, unit vectors I cap, j cap, k cap along x, y and z axis respectively are mutually perpendicular to each other. To each other. Hence, these are orthogonal unit vectors. तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं आई, जे और के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में कि एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई कैप, वाई को जे कैप। अगर मैंने कहा, देखिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं, इफ एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन आई कैप, कुछ भी नहीं बताया, 10 न्यूटन आई कैप, इसका मतलब है कि फोर्स एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में बनाएं, देखिए अगर मैं इस डायरेक्शन में बनाऊं तो ये मेरे पास हो जाता है माइनस आई कैप। अगर नीचे की तरफ आऊं तो हो जाएगा माइनस जे कैप, और अगर ये जेड हमारा गया नीचे की तरफ तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। समझ गए ना। तो अगर लिखा है कि F 10 न्यूटन आई कैप तो फोर्स एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अगर लिखा होता कि F इज इक्वल टू माइनस 10 न्यूटन, माइनस 10 मीन्स 10 न्यूटन माइनस आई कैप, ऐसे, तो इसका क्या मतलब होता है कि फोर्स एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, फोर्स एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, यूनिट वेक्टर जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज कर लेंगे। किसी भी, देखे कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पे हमें उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है उस डाटा को, लेकिन उस डाटा में जो भी क्वांटिटीज हैं वो कोई भी वेक्टर नहीं है, उनमें से सारी क्या हैं, स्केलर हैं। अगर वो सारी स्केलर हैं और हमें लिखना उस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में है, एक साइड तो वेक्टर है, दूसरी साइड वो सारी स्केलर फॉर्म है, तो हम क्या लेंगे, एक ऐसा यूनिट वेक्टर चूज करेंगे जो कि उस वेक्टर के अलोंग होगा और उसको उसके साथ लिख देंगे हम। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस यूनिट वेक्टर को उसके साथ लिखने से उसके मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और मैग्नीट्यूड 1 होने से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर दिया कि उसकी डायरेक्शन बता दी। जैसे ये लिख लीजिए, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, बस इतना ही लिखा था। अब 10 हमारे पास क्या नहीं है, स्केलर है नहीं, तो वेक्टर नहीं है, तो इसके ऊपर तो वेक्टर लगा नहीं सकते हम, तो फिर क्या करें, सही तरीका इसका, अगर ये पॉजिटिव एक्स में दिखाना है तो आई कैप लगा दो, और नेगेटिव एक्स में दिखाना है तो माइनस आई कैप लगा दो। ये वेक्टर इक्वेशन कंप्लीट होगी। कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी डेफिनेटली वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो इक्वेशन गलत होगी फिर। तो हमारे पास ये क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, आई, जे और के। आई एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वाई के अलोंग और के जेड के अलोंग। ये स्टैंडर्ड है, इनका यूजुअल मीनिंग कहीं आई कैप मिल गया तो इसका मतलब यही है कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, दूसरा ये ऑर्थोगोनल क्यों है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ओके, अब हम इसमें देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, इनका यूज
कैसे लिखेंगे हम इनको, आई जे के को एक होता है पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर होता है हमारे पास एक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। हम वेक्टर पहले इसीलिए करवा रहे हैं काइनेमेटिक्स में कि वेक्टर हर जगह यूज होने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। तो पहले क्यों ना हम वेक्टर की प्रॉब्लम सोल्व कर ले। हमने स्टार्ट में बताया भी था, बेसिक मैथमेटिक्स में ही आता है हमारे पास कौन, वेक्टर, ठीक है। देखिए पोजीशन वेक्टर नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो क्या बताए, किसी की पोजीशन बता दे, ठीक है। पहले मैं ऊपर लिख ही देता हूं, द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन of an object, or we can say that, or a place। किसी जगह या ऑब्जेक्ट भी किसी जगह पे रखा होगा तो एक ही चीज काउंट कर लीजिए इसको। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें किसी की पोजीशन बतानी है कि उसकी पोजीशन मान लीजिए हमारे पास ये है पोजीशन ए, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ, भाई ये ऐसे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो हम बताएंगे एक्स में इतना, वाई में इतना और जेड में इतना। अगर हमने ऐसे स्पेसिफाई किया तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, उसकी पोजीशन मिल जाएगी। जैसे हमसे कई बार कोई नहीं पूछता है कि अगर हम सामने से कोई आ रहा है और हमसे पूछता है कि तुमने किसी पर्सन का नाम लेता है उसको देखा, तो हम बोलते हैं कि सीधा, एकदम सीधा चले जाओ और इतनी दूरी पे जाके वहां पे वो खड़ा है, आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, एक्स एक्सिस की या वाई, जो भी हम एक चूज करेंगे उनमें से, और उतने डिस्टेंस पे अगर वो सीधा जाएगा एक्स के अलोंग तो वो उसको मिल जाएगा। तो उसकी पोजीशन पता चली एक ही कोऑर्डिनेट से। बट ये भी तो हो सकता है कि वो थोड़ा इधर जाके, थोड़ा इधर हो और थोड़ा ऊपर हो, तो हम क्या कहेंगे, एक्स में इतना जाना, फिर वाई में इतना और जेड में इतना ऊपर चले जाना, तेरे को वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वहां पे। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट बोलते हैं उनको, हम क्या बोलते हैं उनको, पोजीशन कोऑर्डिनेट। मान लीजिए कि ये इसका एक्स, वाई और जेड, ये इसका क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है। किसका, ए पोजीशन के पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। हो सकता है वाई 0 हो जाए, जेड 0 हो जाए, ओनली एक्स हो। फिलहाल हमने जनरल केस ले लिया। किसके रिस्पेक्ट में, हम जब बता रहे हैं उसको पोजीशन तो हमारे रिस्पेक्ट में बताएंगे ना हम। तो जब हम यहाँ पोजीशन बता रहे हैं तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा 0 0 0, एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी। इसके रिस्पेक्ट में ये इसकी पोजीशन है भाई, सीधा। इसको लिखते हैं आर वेक्टर, या इसको ऐसे लिख दें आर कैप, एक ही बात है। हमने आर के साथ आर कैप लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर फॉर्म ही है, या फिर हमने आर वेक्टर सीधा लिख दिया, ठीक है। तो अब जरा देखें कि आर वेक्टर क्या है। हेयर आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पोजीशन का नाम है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हम मेजर कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो मैं आर वेक्टर को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देन पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप। देखिए एक्स में कितना है, एक्स है, प्लस
वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। किसकी? पोजीशन वेक्टर की। हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर फॉर्म होनी चाहिए उसकी पोजीशन की। तो ये इसकी क्या है? ये एक वेक्टर है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर, और ये इसकी पोजीशन वेक्टर पोजीशन बता रहा है। ये वेक्टर किसकी? ए की पोजीशन बता रहा है। तो हमने एक वेक्टर हो सकता हो कि ये ओनली एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा हो तो जेड क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है। ओनली एक्स पे लाई कर रहा हो तो जेड और वाई 0 हो जाएंगे। हो सकता है ओनली जेड पे लाई कर रहा हो तो एक्स और वाई 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा वेक्टर हमने लिख दिया जो क्या बता रहा है? इसकी पोजीशन बता रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि भाई ये जो आर कैप है मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? आर कैप तो यूनिट वेक्टर है ना, और यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या था हमारे पास? जो वेक्टर है वो वेक्टर ऊपर लिखिए और नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और देखिए आई जे और के अगर लगा है तो ये वेक्टर फॉर्म ही है। समझ गए होंगे ना, यूनिट वेक्टर लगे हुए सबके साथ, तो ये वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर तो हम एज इट इज लिख देंगे, बट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहां से लाएं? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहां से लिखें हम? तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका देखिए, आगे ये समझ में भी आ जाएगा हमें कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए जो आई जे और के जो कंपोनेंट हैं उन सबका स्क्वायर करके ऐड करिए। आई का कंपोनेंट एक्स है उसका स्क्वायर, प्लस जे का कंपोनेंट वाई है उसका स्क्वायर, के का कंपोनेंट जेड है उसका स्क्वायर अंडर द रूट। समझ में आई बात? आई जे और के जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करिए, उनको ऐड करिए और उसका क्या कर दीजिए? फिर रूट कर दीजिए। ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर आई जे और के की फॉर्म में दिए हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड है। ठीक है, आई जे और के कंपोनेंट का स्क्वायर करिए, ऐड करिए और उसका क्या कर लीजिए? फिर रूट कर लीजिए। तो जो आर कैप आ जाएगा वो क्या आएगा? देखिए आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर बात? तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड हुआ किसी भी वेक्टर का। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं रैंडमली ऐसे ही कि आर वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे ही ये किसी की पोजीशन है। मींस x में 2 पे जाइए, y में 1 पे जाइए और z में माइनस अंदर की तरफ जाइए, है ना, तो हमको एक उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आर कैप निकालना है तो क्या करेंगे? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तरीका है ना आर कैप निकालने का। लेकिन आर वेक्टर तो हमारे पास दिया हो, आर का मैग्नीट्यूड देखिए 2 का स्क्वायर प्लस इसका कंपोनेंट 1 है 1 का स्क्वायर प्लस के का -3 है -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये -3 ही माइनस ही लेंगे वहां पे सीधा। तो आर मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? आर मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास 2 to 4 प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 4 13 और एक 14। तो आर मैग्नीट्यूड आ गया 14। ठीक है, आर मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 14 मतलब रूट 14। अब आर कैप क्या आएगा? देखिए आर कैप आएगा हमारे पास, आर वेक्टर लिखें ऊपर, आर वेक्टर क्या है? 2i प्लस जे -3 के डिवाइड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि रूट 14 है। तो ये आ गया 2/√14 आई कैप प्लस 1/√14 जे कैप प्लस नहीं माइनस है
माइनस 3/√14 के कैप आर कैप। ये आर कैप जो हमने कैलकुलेट किया है ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। कुछ बात समझ में आई? इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन है? ये है 2/√14 आई कैप प्लस 1/√14 जे कैप माइनस 3/√14 के कैप। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? पहली बात तो पोजीशन वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो किसी की पोजीशन बताता है। अगर मान लो पोजीशन ये चेंज होके मैंने कहा कि अब जो पोजीशन है वो ये है, तो अब ये कोऑर्डिनेट ये नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। मान लो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। समझ में आई बात? तो ये क्या है? ये जो आर, ये आर डैश हो जाएगा वेक्टर। तो आर वेक्टर ए की पोजीशन बता रहा है और आर डैश बी की पोजीशन बता रहा है। समझ में आई बात? तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो किसी की पोजीशन बताता है। ठीक है? और पोजीशन किससे बताई जाती है? उसके कोऑर्डिनेट से। और कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इरेज कर दिया, एक्स आई कैप, जैसे ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये है पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है? तो इस तरह से हम किसी की पोजीशन लिख सकते हैं, फिर उस पोजीशन वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं उसका। ओके? तो उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टर्म और है जिसको हम यहीं देख लेते हैं साथ साथ। देखिए, दोबारा बना देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और होता है क्या? एक टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके? पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ेंगे हम, आप पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, 9th क्लास में पढ़ के आएंगे +1 वाले तो, और जो 9th वाले हैं वो अभी पढ़ लेंगे अपना मोशन का चैप्टर स्टार्ट होते ही। ठीक है? मान लीजिए हमारे पास यही है कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर से एक्स वाई जेड। ठीक है? और इसमें एक पोजीशन ये है ए और एक पोजीशन ये है बी। ठीक है? इसका जो पोजीशन वेक्टर है R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। ए का पोजीशन वेक्टर R1 है और बी का पोजीशन वेक्टर R2 है। कोई ऑब्जेक्ट जो इनिशियली यहां था और फिर यहां चला गया, मतलब वो कवर कर गया डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है? तो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन बाद में लिखूंगा। लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट एट इनिशियल पोजीशन ए and then move to position B. Move to position B. ओके? अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है देखिए। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके? तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखा जा रहा है? डेल्टा आर से। फाइनल पोजीशन कौन बता रहा है? R2। इनिशियल पोजीशन कौन बता रहा है? R1। तो ये क्या है? ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसने क्या बताई? ए और बी के बीच डिस्प्लेसमेंट बताई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर
which gives displacement between the 2 points. Displacement between the 2 points. I think you got it. समझ गए होंगे भाई। पोजीशन ए और पोजीशन बी दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कौन बता रहा था? हमारा R2 किसके रिस्पेक्ट में, और ये क्या है? R1। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो, और इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट x1 है, इसका x2 है, सॉरी x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। क्लियर? तो R2 माइनस R1 करना है। देखिए डेल्टा R क्या आ जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 करना है तो x2 प्लस x2 i कैप प्लस y2 j कैप। इसको मैं यहां लिखता हूं ऊपर। देखिए हमें लिखना है डेल्टा R कैप, R वेक्टर, वो हमारे पास क्या है? R2 माइनस R1 है। तो R2 क्या होता है? ये देखिए यहां से लिखेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। i1 j1 k1 नहीं लगेंगे, ठीक है? ये तो यही है, i ये इधर है, j इधर है, पोजीशन ही बदल रही है बस। और माइनस फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमारे पास ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, i वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, j वाले और k वाले, प्लस y2 माइनस y1 k कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा R वेक्टर आ गया। क्लियर? डेल्टा R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन A एंड B। तो एक ऐसा वेक्टर जो क्या बताए? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट बताए, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा R2 है, मतलब A से B आए तब, और B से A जाए तो फिर R1 माइनस R2, ठीक है? तो A से B जाने पे R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, और R2 ये था, R1 ये था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी ये चीजें, ठीक है?